मैं शुभेंदु विश्वास आर्टिस्ट फोरम के कन्वीनर हूँ। आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर के आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर तथा धीरम WWF धीरम ऑनलाइन आर्ट गैलरी की तरफ से आप सभी सज्जनों को स्वागत है। आज हमारा मिलान 1.9 में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग जिस कलाकारों को आपके साथ बात करने के लिए, उनसे परिचित होने के लिए जिन्हें बुलाया, वो जयपुर से बिलोंग्स करते हैं। हंसराज कामत जी, नमस्कार। नमस्कार। मैंने उन्हें हंसराज चित्रभूमि के नाम से जानते हैं लोग, उनके प्यार से हंसराज चित्रभूमि बोलते हैं। मैं उनके बारे में दो चार शब्द कहने चाहूंगा। एज यूजुअल एजुकेशनल बैकग्राउंड राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमफाइन किए हैं और कला का क्षेत्र में अपना नाम रोशन किए हैं, खासतौर पर स्कल्पचर के क्षेत्र में। एक आम पेंटर्स, अगर हम गलत नहीं बोले तो आम पेंटर या फाइन आर्टिस्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट में काम करते हैं, कोई एक मीडियम में काम करते हैं। जैसे कोई वाटर कलर करते हैं, कोई एक्रिलिक में करते हैं, कोई ऑयल में करते हैं, उनका एक स्पेशलिटी होता है। बट हंसराज का कल्चर को लेके अगर हम लोग एनालाइज करें, उनका काम को लेके एनालाइज करें, देखें कि ये हर सब्जेक्ट में अपना विशेषता है, अपना स्पेशलिटी है। पत्थर में भी बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, लकड़ी में भी करते हैं, ब्रोंज में भी काम कर रहे हैं, क्ले में तो बड़े ही सुंदर काम कर रहे हैं, और ऊपर से जंग के ऊपर में काम कर रहे हैं। इनका काम काफी बड़े बड़े काम होता है, 20 फीट 25 फीट तक। और इनका परिचय में एक बात हम लोग को बोलना जरूर चाहिए। मैं उनको फेसबुक में काफी दिनों से जानता हूँ। वैसे हमारा परिचय, हमको जहां तक गलत नहीं होगा तो 2013 में हम लोग जयपुर में एक एग्जीबिशन के दौरान उनसे परिचित हुए थे। तब से हम लोग का बातचीत होते रहता है। लेकिन एक चीज हम आपको बता रहे, कारगिल वार के समय में कुछ सोल्जर का देहांत हुआ था, उनका घर में जाके उनका एक पोर्ट्रेट बना के दिए थे, अगर हम गलत नहीं बोल रहे हैं तो। बाकी इनके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो हम लोग आगे बात करने से पहले हम लोग हमारे एक छोटे से रिदम ये है, डेकोरम है, जिसमें लास्ट एपिसोड में जो भी हमारे साथ जो कलाकार हमारे साथ बातचीत करते हैं, उनको हम लोग एक छोटा सा मेमेंटो देके, सर्टिफिकेट देके उनको अभिवादन करते हैं। तो आज हमारे साथ है आशीष दा है। पिछले एपिसोड में आशीष दा को हम लोग को मिले थे, बड़ा अच्छा बातचीत हुई थी। तो मैं आशीष दा से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और माइक ऑन कीजिए। हम लोग उनको फॉर्मली सर्टिफिकेट हैंड ओवर करेंगे। ये ऑनलाइन है और अगर हम लोग जब एग्जीबिशन करेंगे तो जरूर उनको बुला के इसको हैंड ओवर करेंगे। आशीष दा, आशीष पाल। हाँ आशीष दा, हमारे तरफ से एक छोटा सा सर्टिफिकेट दे के आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपका और हम लोग उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे साथ। बोलिए। आपका ये जो है हम स्वीकार कर रहे हैं, बहुत आनंद हमको पा रहे हैं। हम आपका क्या बोले, हम इतना भाषा में व्यक्त नहीं कर सक रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही अपने आप गर्व महसूस कर रहा कि ऐसे हमको आप लोग सम्मानित किए हैं। ऐसे भी सारे कलाकारों लोग को साथ अब हम लोग सब कोई जुड़े रहे आगे दिन में, यही हमारा ये हमारे बड़ा सौभाग्य की बात है, आप जैसे कलाकारों को सम्मानित करने के मौका मिला। और हम कोशिश करेंगे आगे भी आप लोग सबसे जुड़े रहें। और अभी मैं अक्षय जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले वो दो चार शब्द कहे, उसके बाद हम लोग आपसे हंसराज जी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अक्षय जी, मिस्टर अक्षय अग्रवाल। थैंक यू हेलो। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आज आर्टिस्ट हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जो आज जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। ये हम एक हर वीक कोशिश करते हैं कि हम सब एक साथ आए, और ये एक बहाना है टू मीट विद ईच अदर एक पैंडेमिक के टाइम। एक हर वीक एक से दो आर्टिस्ट को हम जाने, और दिरम्स इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर के सपोर्ट से, और शुभेंदु दा इसमें हमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं। सारे आर्टिस्ट को
ऑल ओवर इंडिया से नहीं, कोशिश करेंगे कि अब हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से जोड़े। और दिरम्स के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि हम आर्टिस्ट को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सके, सो दैट एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बन सके, जहाँ पे हर आर्टिस्ट एक दूसरे को हेल्प भी कर सके, एक दूसरे के बारे में जान सके और उनको सपोर्ट कर सके। dirhams.com पे अभी एक एग्जीबिशन भी चल रहा है जो बहुत ही ज्यादा आप लोग के सपोर्ट से बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। एंड ऑनलाइन एग्जीबिशन है, हमारे लिए भी ऑनलाइन एग्जीबिशन का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इवन आर्ट बायर्स के लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से इट इज गोइंग रियली वेल। आई विल लाइक टू थैंक यू एवरीवन फॉर दैट सपोर्ट। और आज के इवेंट के लिए हम फिर अब आगे बढ़ते हैं। जी, मेरा नाम हंसराज कुमावत है, मैं जयपुर से हूँ और एक छोटा सा गांव है जयपुर से लगभग 40-50 किलोमीटर डिस्टेंस में बोराज नाम है गांव का, जहाँ से स्कूलिंग मेरी बोराज से हुई है। और उसके बाद में मेरे भाई साहब और पापा, मतलब फैमिली पूरी इसी आर्ट फील्ड में ही जुड़ी हुई है। बड़े भाई साहब जो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको फाइन आर्ट में जाना चाहिए, तो मेरा फाइन आर्ट में एडमिशन करवाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन किया, स्कल्पचर मेरा कैटेगरी था। और मूर्ति मोहल्ले में काफ़ी मैं घूमता रहता था, मैंने वर्क देखे, स्टोन वगैरह जो साउंड उनका होता था, सिजलिंग जो होती थी उनकी, कार्विंग प्रोसेस, तो वो क्ले मॉडलिंग, वो सब मुझे इतना भाग गया कि भाई मुझे स्कल्पचर फील्ड में ही जाना है। तो मैंने ज्वाइन किया, ये 2000 में मैंने BFA ज्वाइन किया था। अभी BFA था, अभी BVA हो गया है, विजुअल आर्ट। इसके बाद 2006 में मेरा MFA हो गया था और 2006 के बाद में 2007 से 2009 तक मैंने फिर अपने वर्क की जर्नी स्टार्ट की, जिसमें एक कूली सीरीज पे मैंने काम किया। आप सब लोग सुन रहे हैं ना? या जी जी जी, कूली सीरीज पे अक्सर हम क्या करते थे कि कॉलेज टाइम में हमारा ग्रुप हुआ करता था 8 से 10 लड़कों का, हम एक जगह रहते थे। तो जहाँ हम रहते थे तो वहां से नाइट में 12 बजे हम ट्रेन पकड़ते थे और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे अक्सर जाया करते थे। सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ के वापस हम अपने रूम पे निकल जाते थे। तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे अक्सर वो जो कूली जो सामान ढोते हैं, कोई साइकिल वाला जो मतलब वही लेटा हुआ है अपने सामान के साथ में, कुछ पैसेंजर्स लेटे हुए हैं, तो वो कूली वगैरह जो वर्क करते थे ना, जिनकी जो उनका उनकी मेहनत, उनका काम करने का तरीका, वो सब मैं अपने सब्जेक्ट में लाता था। वो सब, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा था तो हम भी काफी मेहनत करते थे, तो मुझे वो लोग बड़े पसंद थे, मैं अक्सर मेरे सब्जेक्ट में उनको दिखाता था। फिर 2009 से 2010 मैंने 5 एलिमेंट्स पे वर्क किया, जिसमें स्काई द लिमिटेड, फायर द क्रिएटर, मतलब फायर नॉट डेस्ट्रॉय ऐसा नहीं कहूँगा, कि फायर क्रिएट भी करती है, फायर द क्रिएटर, वाटर द पेसिफायर, एयर द वोल्टाइल, अर्थ द बेस, तो ऐसे इनके ऊपर मैंने काफी सारे स्कल्पचर्स बनाए थे। 10 से 20 स्कल्पचर्स में ब्रॉन्ज, वुड, फाइबर ग्लास, बहुत सारे मीडियम है, इनके अंदर मैंने वर्क किया। फिर 2010 से मैंने इंस्टॉलेशन पे वर्क किए, जो जंग के ऊपर, जो अभी शुभेंदु भाई जो बता रहे थे, शुभेंदु सर, कि जंग अक्सर कबाड़ी से मेरा काफी गहरा वो है कि मैं उनसे मेलजोल रहता था, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि मैं बहुत महंगी मीडियम की तरफ भागूं कि मुझे स्टोन खरीदना है या ब्रोंज में काम करना है, क्योंकि हम जीरो से उठे लोग हैं और अभी तक की जो जर्नी है अपने आप को पता से भी बनाया है। तो महंगे मीडियम की तरफ ना जाके वो कबाड़, जिसको लोग कबाड़ समझते हैं, मैं सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन कबाड़ में बहुत आर्ट होती है। मैं जो कबाड़ को देखूं तो मुझे उस पर आर्ट नजर आती है, मेरा माइंड, कॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लग जाता है कि इसका क्या हो सकता है, एक ह्यूमन फिगर का हम कुछ बना सकते हैं, या फिर एनिमल्स के ऊपर वर्क हो सकता है, कोई भी कंपोजिशन या क्रिएटिव जो अपना क्रिएशन है, अपना विजन जो जिस तरह से उसको कॉन्शियस माइंड में हमारा जो फीड हो जाता है, उसके बाद हम उस पर क्रिएशन करना स्टार्ट करते हैं, तो वो उस मेटल स्क्रैप वेस्ट मटेरियल से वो चीजें बाहर आने लगती है जब वर्क करते हैं, तो वो कन्वर्सेशन होता है। जो मीडियम है, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो मेटल स्क्रैप हो, जंग हो, वेस्ट वुड हो, तो वो जब मीडियम के साथ में एक कलाकार का जब कन्वर्सेशन होता है ना, तो वो धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर एक टाइम आता है, एक प्रोसेस होता है, और टेक्निक को अपना धीरे धीरे आगे जब बढ़ाते हैं तो एक समय में वो आके अपना रूप लेने लग जाता है।
ऐसे करके मैंने बहुत सारे इंस्टॉलेशन पे वर्क किया। मोस्टली अभी तक मैं 40 से 50 इंस्टॉलेशन, जो 5 फीट से लेके 40 फीट तक के इंस्टॉलेशन हैं जो मैंने वर्क किए। और हाल ही में 2019 में एक रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था। डेनियल कॉनेल एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड में रहते हैं। उनके साथ मैंने केमल बनाया था। वो मेरे स्टूडियो रुके थे, 2 नाइट रुके थे, हमने 2 नाइट में वो वर्क किया। और उन्होंने ये सिस्टर संगम ग्रुप बनाया था जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के कुछ आर्टिस्ट मिलकर वर्क कर रहे थे, जिसमें सब कोलोबरेटिव वर्क था वो। तो डेनियल के साथ में मैं एक लकी अपने आप को समझता हूँ कि वो डेनियल ने ड्रॉ किया और उस ड्राइंग को फिर हमने एक आयरन रोड में एक हवा में जैसे ड्राइंग नहीं होती है, तो हमने फिर उस केमल को 2 नाइट में रुक के बनाया। और वो पूरा डिसमेंटेबल है, उसको डिसमेंटेबल करके 2 बैग में पैक करके फिर ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे। 2019 में 7-8 दिन में डिस्प्ले हुआ था और अभी वो वहीं पे कहीं ना कहीं एक बड़ी जगह में डिस्प्ले है। तो ये धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट की मैंने और रेगुलर अभी चल ही रहा है। ये मोटी मोटी एक बात है मेरे बारे में, जब डिस्कस करेंगे किसी काम के ऊपर तो शायद बहुत लंबी बात होगी फिर उसमें। तो आज मैं आपको सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं 100% बेस्ट देने की कोशिश करूंगा कि कुछ कंट्रीब्यूशन अगर मेरे वर्क से बना होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ऐसा मेरा कोशिश है। शुभेंदु दा, इनका काम दिखाया जाए। हंसराज जी, आपका काम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी, ये सैंडलवुड है, रेड चंदन। ये 2019 में नवंबर में तिरुपति में कैंप हुआ था। जो राधा विनोद लंदन में आर्टिस्ट है, लंदन में रहते हैं, वो त्रिपुरा के हैं वैसे, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इमा फाउंडेशन ने मुझे इनवाइट किया था। और ये रेड चंदन है। तो फिल्म स्टार है साउथ इंडियन मूवीज के मोहन बाबू, आप शायद सभी जानते होंगे मोहन बाबू को। तो उनकी बहुत बड़ी वहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ पे चंदन की ये सब वुड और ये रूट्स वगैरह सब निकलती है। तो 36 आर्टिस्ट लोग थे, उनमें मैं भी एक था। तो वहाँ पे एक लिबरेशन है, आई स्टैंड लिबरेटेड 1947, आई स्टैंड लिबरेटेड मैंने इसका टाइटल दिया था। और 1947 से इसलिए जोड़ दिया था कि वो स्वतंत्रता का दिन था और ये फीमेल जो लिबरेशन अपने आप में जो है फ्रीडम महसूस कर रही है, तो ऐसा मैंने पोज बनाया था। ये 12 फीट हाइट है इसकी, लगभग 11 से 12 फीट। नेक्स्ट। ये अभी मैंने मुश्किल से कल ही मैंने इस काम को फाइनल किया है। ये ब्लैक मार्बल और सैंड स्टोन है, इसके ऊपर ग्लास लगे हुए हैं। तो ये अंडर वाटर सीरीज के ऊपर अभी मैं थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि जो पानी के अंदर जो कुछ हलचल होती है, जो कुछ अंकुरित होती है, वो कुछ पेड़ पौधे वनस्पतियां, तो ऐसे कंपोजिशन है। अंडर वाटर सीरीज में मैंने वर्क किया है। ये कॉमन वुड है। ये एक बड़ी होटल है यहाँ पे, होटल क्लास आमिर और हेल्पिंग सप्लाई सेंटर को के लिए फंड जनरेट करने के लिए, तो पशु जीव जंतुओं के लिए, जो क्रिएचर्स के लिए जो एक हॉस्पिटल बनाया गया था, उसके लिए फंड जनरेट करते। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे जब भी वेस्ट मटेरियल उनके पास मिलता है तो मुझे याद करते हैं और फिर मैं जाता हूँ। तो उनके पास ये वो पेड़ की सूखी लकड़ियां हैं जो ऑटोमेटिक किसी तूफान में जो एक उम्र हो जाती है पेड़ की, तो उसके बाद में ये कुछ लड़ियां गिर जाती है और कुछ पेड़ों की जो उम्र हो जाती है तो वो मतलब कि वहां पे इकट्ठी हो जाती है। मुझे बोला गया था कि इससे हम क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उस समय क्रिसमस का चल था, तो मैंने एक ये 12 फीट हाइट का एक क्रिसमस ट्री बनाया था। 3 से 4 दिन में मैंने बनाया। तो वहाँ पे होटल में डिस्प्ले है। बिल्कुल रफ वुड है ये, 4-5 साल पुरानी है। ये पुलवामा में 2018 की शायद बात है कि 19, लगभग ये बात है, स्टार्टिंग 19 की बात होगी कि 18 ब्लास्ट। तो पुलवामा में जब एक वो बम ब्लास्ट हुए थे, जो अपने भारतीय सैनिक शायद 43 के लगभग ये शहीद हो गए थे। तो मुझे इन्वाइट किया गया था कि इंटरनेशनल सिंपोजियम लिए स्प्रिंग उदयपुर के नाम से, जिसमें 60 कलाकार थे और 12 में स्कल्पटर थे, बाकी थे। तो हमें बोला वहाँ पे कॉलेज में बहुत सारे स्क्रैप मेटल जंग और बहुत डिफरेंट तरह का वहाँ पे स्क्रैप था, मशीनें थी, थी वहाँ पे अलग अलग तरह के सब, हर तरह का लोहा लकड़, मतलब बहुत सारा ये सब रखा हुआ था।
हमें बोल दिया गया था कि आप इनसे क्या बना सकते हैं, आप अपने लेवल पे, फ्रीडम था सभी आर्टिस्ट में, सब एमिनेंट आर्टिस्ट थे वहाँ पे, कई बड़े आर्टिस्ट थे, मुझे लगता है सबसे छोटा आर्टिस्ट एक मैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो बड़ा सब एंगल्स ऐसे थे कि जब मैंने उनको जोड़ना स्टार्ट किया तो ये 25 फीट हाइट में ये बना था ये, तो जुड़ते जुड़ते 25 फीट हाइट तक हो गया था, और ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। ये सुकाड़ी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, और उसके साथ साथ में बाकी और भी आर्टिस्ट लोगों ने बड़े कमाल के काम किए थे। मुझे खुशी होती है इस बात की कि वहाँ पे कितना बड़ा स्कल्पचर मेरा लगा हुआ है। ये मैंने उनको शहीदों की याद में बनाया, एक इंडियन आर्मी। हंसराज जी, ये इसका हाइट क्या था फाइनली? इसका हाइट टोटल 25 फीट, जो फ्लैग है वो 25 फीट, 25 फीट। तो ये मेटल सीट में जी तो है ना? हाँ, ये मतलब लोहे की आयरन शीट है, अलमारियों की जो वेस्टेज जो होता है। एक्चुअली इसका मीडियम अगर हम लोग बोले तो मेरा ख्याल से हैंड हैमर्ड मेटल सीट बोलने से इसका मीडियम सही जस्टिफाइड होगा। इज इट ट्रू? हैंड हैंड हैमर, हैंड हैमर्ड मेटल सीट। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। एग्जैक्टली जंक मटेरियल बोलने से हम लोग को थोड़ा सा अनजस्टिफाइड होगा इस काम के साथ, हमको जैसे लग रहा है, बिल्कुल, क्योंकि आपने ज्यादातर मेटल सीट में यूज किया एक पर्टिकुलर फॉर्म को क्रिएट किए हैं, और ये काफी अच्छा काम है, बहुत ही उम्दा काम है, और एक काफी सेंसिटिव काम मान सकते हैं हम लोग। चलिए 10 दिन में बनाया गया नेक्स्ट था, काम। चैलेंजिंग था, हाँ? इंटरेस्टिंग। 10 दिन में बनाया गया था और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। नहीं, इसका वीडियो भी हमारे पास है, हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे, इसके बाद वीडियो हम लोग देखेंगे आपका, कुछ आपका काम करते हुए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। चलिए नेक्स्ट हम लोग काम देख लेते हैं उसको। हाँ, ये कैमल जो बनाया था, ये अभी हेल्पिंग सफरिंग सेंटर के लिए हमने ये वर्क किया। तो मैंने सिंपोजियम क्रिएट किया था जिसमें मैंने कैमल बनाया था, और भी 10 आर्टिस्ट अलग अलग और थे, तो उन्होंने बड़े बड़े कई काम किए, लेकिन मैंने इसमें जो कैमल बनाया था, इसकी जो हाइट है वो 12.5 फीट के लगभग है, और ये पूरा ये जंग पूरा वगैरह पूरा, और इसमें बनाने का जो प्रोसेस है ना वो बड़ा कमाल होता है। इसमें पूरा भारी लोहा नीचे होता है, और चारों टांगों पे सॉलिड जो पाइप है उससे पूरा अंदर तक पूरा फ्रेम बनाया गया है, फिर हल्का मटेरियल इसमें ऊपर हम वेल्ड करते हैं, तो बहुत मजबूत है। इसकी टेक्निक बड़ी डिफरेंट है, काम करने में बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर जब काम करते हैं ना, उनका अनुभव बड़ा अच्छा रहता है, जब खुद बोलते हैं तो मुझे खुशी होती है कि जब उन्होंने हमारे साथ वर्क किया तो वो बोल पा रहे हैं, क्योंकि टेक्निक के बारे में पढ़ के बोलना और एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली काम का, ये बड़ी बात है फ्रेशर्स, इन्वेस्टर्स, युवा कलाकार के लिए। ये तिरुपति में आपने तो कांच को ही काट के बनाया ना? जी, अरे एक रूट को अपलोड किया गया तो उसी कांच को आप लोग काट के इसको बनाना शुरू किए। कितने समय लगा था इसमें? इसमें 10 दिन का था ये हाँ? 10 दिन का था। 10 दिन ये 2 पार्ट्स बना हुआ है। 2 पार्ट्स में ये रूट अलग है और ऊपर का पार्ट अलग है, तो इसमें लॉक वो दोनों अलग अलग पीस है? हाँ, रूट अलग है और ऊपर वाला अलग है, तो इसमें लॉक सिस्टम है पूरा, वो उसमें फिक्स हो जाता है। अभी ये कहाँ लगी है? क्योंकि वो अभी तिरुपति है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी पता नहीं मोहन बाबू जो वहाँ के जो लोग हैं, अभी कहाँ कोई म्यूजियम है वहाँ पे या फिर कहाँ डिस्ट्रिक्ट, या मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कैंप के 10 बाद में वापस जयपुर आ गया। तो ये एक्चुअल फिगर्स अब जो बनाया है क्या है? एक लेडी का ही फिगर है ना? हाँ, वहाँ पे क्या है कि जो वुड दी जाती है ना, कि हमारे हमारे सामने, या तो मैं तो सबसे लास्ट में पहुंचा था, तो बचा था वुड, वो मुझे मिल गया था, तो जिस शेप में मुझे वुड दिखा था और मेरे कॉन्शियस माइंड ने जो काम किया मुझे वो बना दिया। और अक्सर फीमेल के भी काम करना, इसलिए कई बार मुझे ठीक लगता है कि भाई लिबरेशन उनको फ्रीडम होना चाहिए, कि लव और पोजीशन जो चीजें है ना, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, ये हमें सब इनसे मिली है, ये सब चीजें। तो आज हम ये सब पावर को पहचान पाते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, और फीमेल अपने आप में सही बता सबसे बड़ी क्रिएटर, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसा मानते, ऐसा लगता है कि वो अपनी बहुत बड़ी क्रिएटर है, क्योंकि वो अपना एक प्रोसीजर, अपना एक क्रिएशन को जन्म देना बहुत कमाल की बात है। हंसराज जी, एक सवाल था मेरा, जब भी आप कोई एक स्कल्पचर करते हैं तो उसको सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे होता है, उसका ड्राइंग का कैसे अपने काम करके ये करते हैं, क्योंकि हर एक के लिए एक प्रॉब्लम है।
जी जब हम लोग कोई कैनवस में काम करते हैं, हमें मालूम है कैनवस में कुछ भी ड्राइंग करके हम लोग निकाल सकते हैं, बट स्कल्पचर में जब भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें जो मीडियम है उसका रोल सबसे बड़ा होता है, और वो जो फॉर्म होता है वो मीडियम के ऊपर में बेस करके बनाया जाता है। तो इसमें बिल्कुल। आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, और आप किस तरह का काम करते हैं? जैसे आपको एक लकड़ी इसमें क्या दे है दिया कि गया, जी वही अभी जैसे मैंने पिछली बार अभी थोड़ा सा समय पहले बोला था कि कन्वर्सेशन एक मीडिया के साथ में कन्वर्सेशन करना जरूरी है। उसके साथ जब घंटों बैठते हो मतलब कि 2-4 घंटे जब बातचीत करते हैं, चारों तरफ से देखें, 3 डायमेंशन ये इसका जो एक पार्ट हो गया है, 2 डायमेंशन नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ ऐसे ही दिखाना है। ये 3 डायमेंशन है तो उसको चारों तरफ घूमना बैठना और 10 तरह की ड्राइंग बनाना, उसके बाद में फिर 10 में से ड्राइंग में से एक चीज फाइनल की जाती है कि वो डिजाइन काम करता है कि हमें इससे अगर ये लकड़ी का शेप इस तरह का है, इस ब्लॉक का शेप इस तरह का, तो हम किधर जाते हैं। वो हमारी जो जर्नी है, मुझे लगता है कि 5 साल में बच्चा अपने आप को माइंड को ना बना लेता है कि उसको करना है। वो 5 साल में 70% ग्रो कर जाता है, उसके बाद में फिर उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो मेरी अभी तक की जो जर्नी है 40 ईयर्स के लगभग, तो अभी तक जो मेरे आपके दिमाग में क्लिक है, कॉन्शियस माइंड में क्लिक है, हर चेतन अवस्था में होती है, उसमें ड्रीम चलती है, ये सब चीजें। तो वो चीजें माइंड में चलती रहती है। और मीडियम जब भी कोई भी मीडियम हो, वो स्टोन का ब्लॉक हो सकता है, वुडन का ब्लॉक हो सकता है, मेटल स्क्रैप हो सकता है। तो जब उसको देखते हैं तो वो माइंड उसके साथ में बातचीत करता है, तो वो धीरे धीरे क्रिएशन फिर धीरे धीरे होने लगता है। जब स्टार्ट करते हैं तो वो सब है ना अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाती है उसके साथ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेथड बना के जैसे पेंटिंग में एक लेआउट बनाया जाता है, फिर हम उसको ग्राफ डाल के या फिर ड्राइंग करके अपन बना लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्कल्पचर में मैकेट बोलते हैं इसको, एक छोटा जो रूप उसका जो है। तो मैं तो मैकेट नहीं बना, मेरे लिए थोड़ा मुसीबत वाला काम है कि अगर मैकेट बना दिया जाए तो फिर मैं उसमें पड़ गया कि मुझे इसको कॉपी करना है, कंपास के जरिए इसको उठाना है, तो बड़ा मुश्किल है। फ्री अपने माइंड को रखिए और कन्वर्सेशन करते ही मीडियम के साथ में जब हाथ पड़ेगा तो ऑटोमेटिक तो धीरे धीरे अपने एक्चुअली रूप की एक्चुअली तरफ का रूप आने लगता है। हंसराज जी, ये एक कुछ स्कल्पचर का भी ये भी कहना है। मैंने एक स्कल्पचर को बोले आप तो बड़ा सुंदर काम किए, हंस के एक बात बोला था, मैं कुछ नहीं किया, ये पत्थर में ये फॉर्म छिपा हुआ था, हम खाली इसका ऊपर का काचड़ा जो है उसको साफ किया गया। तो अभी कलाकार होने के नाते, एक स्कल्पचर होने के नाते आपको विजन होना चाहिए, देखना की क्षमता होना चाहिए कि आपने जी उस फॉर्म को कैसे ढूंढ निकालो जो आप आम आदमी जी उसको देख पाए। जी तो ये जो आप ये जो कन्वर्सेशन है, ये वर्क और जो आपने कहा है वर्क और एक आर्टिस्ट के बीच में चलते रहती है। हाँ, मीडियम ये मीडियम और ये आर्टिस्ट के बीच और फर्क है ये वो जर्नी मजे है। की बात है कि ये बात आम आदमी के समझ के बाहर हो जाता है। अक्सर उन्होंने क्या ये होता बात को समझ है नहीं मैं पाता। अगर हम लोग बोले कि इनसे कन्वर्सेशन चल रहा है, अब इस कन्वर्सेशन का मतलब निकालना बड़ा मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए। क्योंकि हम लोग लकी है कि हम लोग इतना कलाकारों के बीच में है, तो कन्वर्सेशन का मतलब ढूंढने में हम लोग इन बाकी लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एम आई जी राइट? बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम राइट है। और मुझे ऐसा लगता है मैं काफी लोगों को देख ये कहना बहुत स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड मतलब कि हार्ड मीडियम है। क्योंकि स्टोन हाँ कार्विंग प्रोसेस है, ऐसा तो है नहीं कि अपन एडिंग बिंदुदा, कर सकते हैं, एडिंग कार्विंग हाँ, तो है नहीं, ये तो कार्विंग प्रोसेस हो गया। तो हार्ड हंसराज मटेरियल है एक्सक्यूज मी, और हाँ कुछ बोल इसमें रहे थे अक्षर? सॉरी टू इंटरप्ट, आई विल रिक्वेस्ट हंसराज जी टू बी अ बिट लाउड, थोड़ा सा सर हाँ लाउडली बोली। आई थिंक काफी लोग हैं जिनको थोड़ा आवाज कम जा रहा है। हाँ, आवाज का थोड़ा सा आप प्रॉब्लम है। आप थोड़ा लाउड बोलिए तो हमको आवाज कट कट के आ रहा है। जस्ट रिक्वेस्ट यू की आवाज थोड़ा हाँ नहीं नहीं, आवाज का तो हमको भी आधा आधा सुनाई दे रहा है। अंशराज जी, आपको अभी आवाज थोड़ा आवाज सा ठीक आ रहा दिक्कत है? हो रहा है। अभी आवाज ठीक आ रहा है? हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। बेटा। आवाज ठीक आ रहा है? अभी तो आ रहा, लेकिन वो कट कट के आ रहा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा। जी अच्छा आप चलिए, मुझे दोबारा बता दीजिएगा तो मैं दोबारा ट्राई करता अच्छा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग जिस बात में बात कर रहे थे कन्वर्सेशन के बारे में, तो जी उसमें कला और कलाकृति और कलाकारों के बीच में एक लैंग्वेज चलती है, कन्वर्सेशन चलता है, वार्तालाप चलती है, जो बिल्कुल काम को इम्प्रूव करते हैं। जी वो काम काम डिमांड करता है कि हमें क्या करना है। हम्म इज इट?
बिल्कुल अच्छा, वो एक कल्चर काम और करते समय मीडियम। आपको जब अच्छा हंसराज जी, जब आपको एक लकड़ी दिया गया, ठीक है, अब उसमें काम करना है, तो आपको दिमाग में क्या क्या ख्याल आता है कि उस काम को एक स्कल्पचर के तौर पर जब बनाएंगे तो आपको क्या क्या चीज में ध्यान देना पड़ता है, क्या होना चाहिए उस काम में? सबसे बड़ी ध्यान देने की बात तो ये है कि जो हार्ड मीडियम है उसको हम कम से कम काटें, ऐसी काट के पूरा निकाल दें और छोटी सी चीज अपनी निकाल दिए, क्योंकि अब वो खूबसूरत मीडियम है और जितना जो स्पेस है उसमें उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अपनी कॉन्सेप्चुअली कंटेम्प्रेरी थॉट होना जरूरी है उसके लिए। जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम वर्क कर रहे हैं, तो कम से कम कटिंग करके और हम बात हमारा क्रिएशन उसमें दिखाते हैं। वो पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारे पे देखा है, बहुत से लोग एक बड़ा स्टोन का ब्लॉक है या बड़ा लकड़ी का ब्लॉक है और काट काट के उसको छोटा कर देते हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है, और वो इसमें कटिंग करने में जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे समझ नहीं है ये सब चीज। मैं तो ऐसे करता हूँ कि बस कम से कम कार्य करके और हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन दिखाया जाए, तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ। कन्वर्सेशन की बात तो क्लियर कि जब तक आप मीडियम को समझोगे नहीं और मीडियम आप नहीं समझेगा, तब तक वो क्रिएशन और वो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मीडियम और अपन ने पहले हार मान ली है, थोड़ा मुश्किल चीज़ है। उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है, उस मीडियम को। मुझे बड़ा एंजॉय, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। जंग की जैसे बात करें तो जब उस पर अपन हथौड़ा चलाते हैं तो साउंड करता है, ग्राइंडर की आवाज़ चल रही है, हाइट का मशीन उठा पटक ये सब कर रहा है, वो एक कमाल का एक भाव बन जाता है। तो मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, ना कि हेड ऐसा नहीं है। उसको एंजॉय करते हैं तो धीरे धीरे है ना अपन बहुत इंटरेस्टिंग सा अपने सामने निकल आता है। एक्चुअली इस कल्चर में मीडियम का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका फॉर्म क्या होगा वो डिपेंड करता है कौन से मीडियम में आप काम करना है। जैसे लकड़ी में आप जो काम कर रहे हैं तो आपका एक कुछ फॉर्म होता है, जंग में काम करते हैं तो उसमें कुछ फॉर्म अलग होता है, जब पत्थर में काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ अलग फॉर्म होता है। और सबसे बड़े मजेदार बात है, एक मीडियम को दूसरे मीडियम में जब कन्वर्ट करने जाते हैं, अगर सेम फॉर्म को रखेंगे तो काम का कीमत खत्म हो जाता है, मजा खत्म हो जाता है। Am I right? इसमें जी आपका क्या बिल्कुल। विचार है? कई हाँ मीडियम ऐसे होते हैं जिसमें कई कई मीडियम ऐसे होते हैं जिसमें टेक्सचर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, फिनिशिंग इम्पोर्टेंट होती है, उसका कलर इम्पोर्टेंट होता है। जंग की बात करें तो उसका जंग की अपनी ब्यूटी है। अगर वेल्डिंग की जा रही है तो वेल्डिंग के जो टाके लगाए जाते हैं ना, मुझे तो लगता है हाँ कि वो भी उसका श्रृंगार है, वो बड़ा खूबसूरती है उसके लिए। ऐसा नहीं कि उसको घिस घिस के पॉलिश कर दिया जाए। तो मीडियम का अपने आप में बड़ा रोल है। अगर हम ब्लैक मार्बल पे काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। टेक्सचर देना, उसको वाइट मतलब कि निकालना, उसका ग्लो दिखाना, फिनिशिंग वाला पार्ट देना, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वुड वुड पे भी टेक्सचर का बड़ा कमाल है। फॉर्म, टेक्सचर, फिनिशिंग। नहीं, मीडियम का तो बहुत बड़ा रोल होता है और उसमें कोई शक भी नहीं है। आपका जंक में एक वीडियो है हमारे पास, अक्षय जी जी उनका वीडियो दिखाया जाए। डिस्प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिस्प्ले करना, वर्क को डिस्प्ले। डिस्प्ले करना। अभी जमीन से जुड़ी चीज जो ऊँट है, इसके नीचे मुझे बेस बनने की जरूरत नहीं थी। ये जमीन से जुड़ा हुआ है ऊँट, ये डेजर्ट शिप है। और ऊँटों के ऊपर तो मैंने बहुत सारा काम किया, क्योंकि ये इनकी तस्करी हुआ करती थी। सऊदी अरब में ना इनकी ऊँटों की तस्करी करती थी। राजस्थान से ये ऊँट जाते थे जहाज बाई शिप, तो वहाँ पे फिर बच्चों को बांध के दौड़ाते थे, गेम हुआ करता था वहाँ पे। तो उसका जो ज्यादा रोता था वो उतना ही दौड़ता था, तो वो जीत जाता था। फिर कंप्यूटर उन पे लगाने लगे। लेकिन मतलब कि जो हमारा गैजेट सिर्फ है, ये गांव वाले जो वो बेच देते हैं तस्करों को। तस्कर मोटी रकम मतलब छोटा छोटा पैसा देके बेचारे गाँव में तो उनको बेच देते हैं, लेकिन उनको मोटी रकम मिलती है। हाँ, तो ये तस्करी पर वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब पता नहीं उनका क्या क्या होगा। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ और कि उन पे बैन लगाया जाए तस्करी पे, और इनके बारे में सोचा जाए। तो मेरा कॉन्सेप्चुअली जो है वर्क करने का, ऑटो के ऊपर ये जरूरी था कि थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दिया जाए।
अच्छा, एक चीज जरा बताइए, हमें थोड़ा सा जानने की उत्सुकता है। नॉर्मली जो भी आर्टिस्ट काम करना शुरू करते हैं तो पेंटिंग में ही ज्यादा अपना दिलचस्पी रखता है, बट आपका दिलचस्पी स्कल्पचर में रहा, इसका पीछे कोई वजह था क्या? मैं इधर जयपुर में एक मूर्ति का मार्केट है, ये पूरा एक जो सिटी है वहाँ पे क्या मूर्तियों का बड़ा काम होता है। एक पत्थर मोल्डिंग का। होती है, पत्थर का काम होता है, साउंड उनका जो छेनी थोड़ी जो चलती है। और जब वो क्ले मॉडलिंग जब बनते हैं ना तो ये बिल्कुल बोलती ही सी चीजें हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो ये अपने आप में बोल रही थी कि क्ले में किसी ने पोर्ट्रेट बना दिया, कोई सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में कोई बना रखा है, मतलब कि वो हमसे बात कर रहा है। वो बोलती ही सी लग रही थी कि ये बोलेगा। तो ये दिमाग बैठ गई थी कि ये 3 डायमेंशन की तो बात ही कुछ अलग है। और मीडियम मीडियम बहुत कुछ है वो करने के लिए। हमारे कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए हम क्ले, स्टोन, ब्रॉन्ज, वुड, स्क्रैप, कितने सारी चीजें हैं जो अपन दिखा सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्ट की चीज है। तो मिलता है वो सब इकट्ठा करते जाते हैं। और जब क्रिएशन जब करते हैं ना तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर की बात हो, मैं पेंटिंग भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे समय इतना मिलता नहीं कि मैं कल्चर में इतना बिजी रहता हूँ, कल्चर ही करता रहता हूँ। बड़ा एंजॉय करता हूँ इस चीज को। एक्चुअली लाइव आपका लाइव ज्यादा आपका करने का ज्यादा आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट कल्चर स्कल्पचर में को। रहने के पीछे मेन कारण है कि आपका जयपुर में जो मूर्ति कला का जो कल्चर है उससे आप काफी प्रभावित है ना? हाँ वो मैं और काफी खास तौर पर जी। पत्थर में आपने ज्यादा कर रहे हैं। और ये बात भी सही है कि आपने पेंटिंग भी करते हैं, बट पेंटिंग इसमें आपको दिलचस्पी उतना करने का मौका भी नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। होता है कि जिस समय आपने एक वर्डिंग आर्टिस्ट होते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, आप बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं, लेकिन आप जब स्टेब्लिश्ड हो जाते हैं तो उस समय आपके पास काम करने के लिए एक पर्टिकुलर फोकस होता है कि आपको उसी में ही काम करना पड़ता है। अब तो बहुत सारे सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी नहीं मिलता है। लेकिन मुझे हमको लगता है एग्जैक्टली यार मालूम नहीं है, आपने आपका राजस्थान से कोई सोल्जर ने देहांत हो गया था, आप उनके लिए एक पोर्ट्रेट भी बनाए थे और बना के उनके घर में पहुंचा जी के आए थे। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल उनका बारे में बिल्कुल थोड़ा सा मैंने। सुन रहा, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा सेंसिटिव चीज है, हमारे देश के लिए भी आप बड़ा सेंसिटिव हो। और हमेशा जब भी कुछ इस तरह का एक्टिविटीज होता है तो आपको सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे ये जो सोशल मीडिया इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते भी है। हाँ, ये जो बड़ी अच्छी बात है, मुझे याद दिलाया उस महान हस्ती के लिए जो शहीद हो गए। हेमराज मीणा उनका नाम था, जो मैंने जिनका पोर्ट्रेट बनाया था। और ये रशिया का एक ग्रुप आया हुआ था, रशियन रेजिडेंसी करके इंडिया में ग्रुप आया था। तो मुझे इनवाइट किया गया था उसके लिए कोटा में। तो कोटा में मुझे बुला गया था कि किले में उनका पोर्ट्रेट बनाना है। और वो पुलवामा में जो कांड हुआ था, जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें कोटा में हेमराज मीणा भी एक सोल्जर थे जो शहीद हो गए थे। तो वो तभी की बात है जब हमारा शो चल रहा था कोटा में। तो मैं मिट्टी लेके पहुंच गया वहां पे। अब वहाँ पे वो कुमार वगैरह जो चार्ट पे जो बनाते हैं वो मिट्टी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ा मैंने वो भी यूज किया। वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसमें आईज बनाना, एक्सप्रेशन लाना, फेस का जो एक एक्सप्रेशन होते हैं ना, तो लाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए पर्टिकुलर एक मिट्टी अलग होती है, जो मूर्ति बनाने की मिट्टी होती है, उसमें चिकनापन ज्यादा होता है। और वर्क करने में कार्विंग प्रोसेस बड़ा आसानी से अपन कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही एक बड़े मजेदार होता है। तो बनाया मैंने उसको, 1.5 से 2 घंटे लगे मेरे को। हेमराज मीणा का जो पोर्ट्रेट बनाया था, काफी संख्या में वहाँ पे लोग थे, मीडिया थी। और मुझे खुशी हुई इस बात की कि मुझे उस इंसान का फेस बनाने का मौका मिला जिन्होंने हमारे भारत के लिए अपनी जान दे दी। बहुत नहीं, बड़े। सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ होता है, जब जनता के बीच में बैठ के आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं और अगर आप में बहुत ज्यादा कमांड नहीं हो तो उस समय जनरली उसको मिलाना, और वो भी जो देहांत हो गया उनका पोर्ट्रेट बनाना फोटो देख के, वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि आपका होमवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपका स्टडी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि नॉट ओनली दैट, आपने काफी पोर्ट्रेट बनाते रहते हैं, 30 से 40 मिनट के अंदर अपने एक पोर्ट्रेट बना लेते हैं। और ये हमको लगता है कि हर कलाकार स्कल्पटर के लिए ये एक चैलेंज होता है कि एक पोर्ट्रेट को मिला लेना, क्योंकि ड्राइंग हाँ ये तो सिंगल है। डायमेंशन है, बट स्कल्पचर जो है 3 डायमेंशन होता है। तो नेचुरली उसमें कोई ड्राइंग काम नहीं करता है, उसमें आपका स्पेकुलेशन, आपका विचार, आपका एक्सपीरियंस काम करता है। और हमारे बिल्कुल
हमारे बीच में भी 2-3 कलाकार ऐसे हैं जो पोर्ट्रेट में भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे गोपाल नस्कर एक का है, और हमारे साथ है आशीष पाल, ये लोग भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में। हम लोग उनसे भी बात करेंगे। और मेरा और भी कुछ सवाल है, लेकिन उसके पहले मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हंसराज से कोई सवाल है तो आप लोग उनको पूछ सकते हैं। मिस्टर कल्लल कल्लुल ना कल्लुल जी, कुछ सवाल हमको लग रहा है उनका था, हम लोग उस समय बात करने को उनको किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हंसराज जी, आप जी जंक मटेरियल में काफी काम करते हैं, और हाँ, इस अभी मटेरियल में आप काफी रेगुलर कंफर्टेबल। रेगुलर हाँ, हाँ, कंटिन्यू मेरा इसमें काम चलता रहता है, मैं करता रहता हूँ, और मुझे और मैं हर बहुत हर इंजॉय आर्टिस्ट भी के करता हूँ। लिए एक कंफर्टेबल जोन होता है कि उसी हाँ, ये बात है कि आपका स्पेशलाइजेशन काफी है, बट एक कंफर्ट जोन होता है जो आपका जंक में है। तो मैं आपके जंक के बारे में ही पूछना चाहूंगा। हालांकि मेरे जंक के बारे में मेरा भी थोड़ा वीकनेस है, मुझे भी कुछ काम करने का मौका मिला है, इसीलिए आप जब कुछ काम करने के लिए सोचते हैं तो हाउ यू इम्प्लीमेंट दिस, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या क्या दिक्कतें आती है, या आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? क्योंकि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग का आपको मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, क्या मटेरियल आएगा, क्या काम होगा, यू डोंट नो एनीथिंग, आप पूरा हवा में बात करना पड़ता है। इज इट? हाँ, ये बड़ा हार्ड वर्क तो है, और व्यवस्थाएं जुटाना सबसे भारी काम है, और टाइम टारगेट अगर निश्चित है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें कई बार फिर दिन तो होता ही है, लेकिन फिर रात भी अपनी होती है कि चलो रात को भी हम काम कर रहे हैं, ऐसा। लेकिन वेल्डिंग वाला जो काम है थोड़ा रात को करना मुश्किल होता है, लेकिन कोई नहीं, एक टाइम जब निश्चित हो जाता है ना तो वो फिर हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये उठापटक बहुत होती है इसमें, हाइड्रा मशीन अगर बड़ा स्ट्रक्चर तो फिर हाइड्रा मशीन की जरूरत पड़ती है, लेबर्स की जरूरत पड़ती है, ऐसा। और मीडियम भी क्या कि हमें बहुत सारे पार्ट्स वगैरह ऐसे मिलते नहीं है कई बार, कि उसके बिना अगर काम अटक जाए तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि भी काम अटक जाए। पहले मैं वेल्डर्स के पास काफी जाता था अपने वर्क को लेके, तो वहां पर काम अटकता था, क्योंकि वेल्डर्स हमें टाइम देते थे कि भाई साहब आप कल आइएगा, आप 2 दिन बाद आइएगा, हमारे पास समय नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपनी खुद की वेल्डिंग मशीन खरीदी, और धीरे धीरे अपना वेल्डिंग का मैंने कुछ अपना काम स्टार्ट किया। अगर मुझे घोड़े का फॉर्म बनाना है, आउटलाइन कैसे क्लियर करनी है, तो वो वेल्डर तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो हम खुद अगर उसको ठोक पीन के अगर बना देंगे तो वो बना लेंगे। उसके लिए फिर हेल्प के तौर पे अपने एक वेल्डर को काम में ले सकते हैं, अगर बड़ा स्कल्पचर बनाना है या बड़ा इंस्टॉलेशन बनाना है, ऐसा। तो ये चैलेंजिंग होता है कई बार ये, और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है इसके लिए। करंट का डर होता है, एक पूरा एक मास्क लगना जरूरी है, उस पर एक हेलमेट सिस्टम जरूरी है, शूज, कहीं पे कुछ कील वगैरह या पत्ती लग जाए, तो ये सब एक्सपीरियंस के ऊपर है जी। एक्सपीरियंस जब करते रहते हैं तो जर्नी जब होती है ना लंबी, वो सब एक्सपीरियंस के साथ साथ में सीखते जाते हैं कि हमें क्या मेरे क्या ख्याल से व्यवस्थाएं जुटानी है, सावधानी कैसे रखनी है। एक्चुअली जंग का काम जब होता है, इसमें सिर्फ आर्टिस्टिक नॉलेज से भी नहीं होता है, आपको इंजीनियरिंग का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मिक्सचर ऑफ आर्टिस्ट एंड नॉलेज, इंजीनियरिंग नॉलेज, दोनों का जब मिक्सचर होगा तभी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज हाँ, जरा इंजीनियरिंग बताइए, के बिना। जी जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा था। जंग में आपने सोचिए एक ह्यूमन बना रहे, बनाते बनाते एक मुंडी में जाके आपने फंस गए, मुंडी के लायक आप कुछ मिल ही नहीं रहा, हाँ आपने पूरा जंग ढूंढ दिए, तो आप क्या करेंगे उस समय? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जंग हमें मिल गया ना सामने की, ये सब आपके सामने ये जंग पड़ा हुआ है और स्क्रैप पड़ा हुआ है, आप जाने और आपका क्रिएशन जाने आपको क्या करना है। तो मुझे तो लगता है कि वहां पे मिल जाती है वो सब चीजें, जब स्किल स्ट्रांग हो। मैं अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन क्या कि जब हम शुरू से ही जब ये वर्क करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो एक शीट से आई बनाना या किसी पाइप से आई बनाना या कोई मशीनरी पार्ट्स या कोई ऑटोमोबाइल पार्ट से अगर आई या फेस निकाल देना, वो सब बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कि इंजीनियरिंग वाला जो आपने बताया ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना इंजीनियरिंग के अपन ये जंक में काम करना पॉसिबल मुझे लगता नहीं कि हर जगह पॉसिबल होगा। तो उसका वेट, और नीचे कितना वेट होना चाहिए, ऊपर कितना हल्कापन होना चाहिए, अगर मूवमेंट है तो फिर अपन कैसे उसको बनाएंगे, डिसमेंटेबल कैसे करना है, अगर बाहर कहीं डिस्प्ले करना है काम को, वर्क को, तो फिर अपन डिसमेंटेबल करके लेके जाना भी बड़ा चैलेंज है। तो उसको डिसमेंटेबल करेंगे और वापस जब जोड़ेंगे तो फिर वो उसी शेप में आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 25 फीट की मूर्ति तो बना दी, लेकिन
जब आप इसको हाइड्रा मशीन से लेके जाओगे तो बीच में कई वायर्स होंगे, इलेक्ट्रिक वायर्स होंगे, पोल होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, वो सकड़ी गली होगी तो मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे उसको डिस्मेंटेबल करके बनाने में फायदा है और वहाँ पे इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं आपको एक इंजीनियरिंग छोटा आपकी सा स्ट्रॉन्ग होगी तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। जमशेदपुर में हम देखा, हालांकि मेरा काम जी। नहीं है, वो टाटा स्टील का गेट में एक टी बनाया था, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक ओपन मैदान में उसको बैठा के बना लिया। अब वहां से करीब करीब 1 किलोमीटर दूर टाटा कंपनी का मेन गेट है, उसमें लेके जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, हाइड्रा मशीन आ गया, दो क्रेन आ गया, बड़ा बड़ा ट्रेलर्स आ गया, 6 ट्रेलर आ गया। अब वहां से लेके जाने के लिए कम से कम 12 से 14 घंटा लग गई। क्या हुआ, जब इन लोग बना रहा था उस समय इसको रोड को एसेस नहीं कर पाया कि कौन रोड से हाँ, जाएंगे। ये और मिस्टेक है। आपको मालूम है, वो रास्ता में जितने से गाछ पड़ा, उसका एक लंबा बड़ा हम्म, सारा टीम बुलाया गया शाम का टाइम में, सारे गाछ को काटा। इन लाइट पोस्ट जितना था सारे को उखाड़ के रखा, और ये होल डे का प्रोग्राम बन गया। और एक बहुत बड़ा टीम, मैंने हमको लगता बनाने के लिए अगर 10 आदमी लगा या 20 आदमी लगा, बट उसको जस्ट ट्रांसपोर्टिंग के लिए 100 आदमी का एक टीम होल डे लग गई। और उसमें 4-5 ऑफिशियल था, मैंने एक बहुत बड़ा कारनामा होने लगा। तो वही चीज बता रही है कि एक स्कल्पचर को इंस्टॉलेशन तक आपको दिमाग में होना चाहिए, आप कहाँ ये लगाओगे। डिस्प्ले तक का पूरा उसको सर्च करना जरूरी है। रास्ता कैसे होगा, कहाँ डिस्प्ले होगा, उसको लेके कैसे जाएंगे। इसलिए मैं डिसमेंटेबल करने की बात कर रहा था अभी हाँ, कि कुछ चीजें डिसमेल्टिंग ऐसी तो होती है जो हमेशा हम संभव उसमें नहीं है। और कहीं कहीं ऐसे भी होता है कि ऑन स्पॉट में काम कर लेना वो भी संभव नहीं होता है, क्योंकि आपके पास वो स्कोप नहीं है, पावर नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, सफिशिएंट स्पेस नहीं है, आपको उठा के लेके आना है। तो उस कंडीशंस में आपको मूवमेंट के लिए भी सोचना पड़ता है कि आप किस रास्ता में हाँ, जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सब्जेक्ट में जाएंगे, या आपका लिफ्टिंग कैसे होगा। आपने हाइड्रा की बात कर रहे हैं, अगर उस जगह में हाइड्रा घुसने का भी स्कोप नहीं है, आपको मैनुअली मूव करना पड़ेगा। तो कितने वो प्रोजेक्ट भी आपको दिमाग में लेके चलना है। और एक चीज हमको लग रहा, जंक मटेरियल में जो काम हम देख रहे थे उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप उसको जी। खड़ा कैसे करोगे, बैलेंसिंग जिसको बोलता है, कि आप उसको बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा जीरो बैलेंस करके उसको करना है कि आंधी आए बारिश आए कुछ नहीं होगा। क्योंकि चूंकि ये आउटडोर है तो इसमें वेदर प्रोटेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर करता है। और जंक में हमको बैलेंस लगता है की कि जैसे टॉप जो मजा आता है, बट हमारे ख्याल से जंक बहुत टॉपेस्ट चीज है कोई भी मीडियम से। क्योंकि ये पूरा पूरी हवा में बात होता है, आपका ड्राइंग का कोई माई बाप नहीं होता है, सब्जेक्ट का कोई माई बाप नहीं होता है, मटेरियल्स क्या मिलेंगे हमको मालूम नहीं है, कोई भी चीज सब अपने आप में ढलना पड़ता, अपने आप में उसको इन्वेंट करना पड़ेगा। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बैलेंस करने के लिए जैसे 0 पॉइंट से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं कि वो वर्टिकल फॉर्म में बनती है। हम्म। काइनेटिक स्कल्पचर नहीं होता, काइनेटिक स्कल्पचर की ठीक एक पॉइंट पे बना दिया गया है लेकिन वो हवा के साथ में घूम रहा है। कई चीजें ऐसी बनती है कि जो बहुत तिरछी, मतलब बैलेंस अनबैलेंस होती है, दिखने में ऐसा होता है लेकिन फिर भी उनका बैलेंस होता है, क्योंकि वो बहुत सॉलिड मटेरियल नीचे लगाया जाता है और उसके बाद में उसका वेट ऊपर हल्का किया जाता है, तब जाके वो बैलेंस हो पाता है। अभी जो एक सोल्जर जो मैंने बनाया था 25 फीट हाइट का, आपने अभी दिखाया था, तो वो जंप करते हुए था। जंप करके जब नहीं जाते हैं सोल्जर, जब बड़े बड़े जो चट्टाने पत्थर और जंगलों में इस तरह से, तो वो एक पोज था और वो एक पैर पे टिका हुआ था। दूसरा पैर तो हवा में है लेकिन बहुत हल्का सा एक पेड़ जैसा, एक तने जैसा दिखा रखा था, उस पर टिका हुआ, लेकिन एक पैर पे उसका पूरा वेट है। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर वो पूरा इंजीनियरिंग वाली जो बात है, पूरा सिस्टम मैंने उसमें दिया था बेस के साथ में। नहीं, ये उसमें उसको उसमें बैलेंस करने का बहुत इम्पोर्टेंट। उसमें इंजीनियरिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बना देने से नहीं होगा, एक ड्राइंग बना के फेंक दिया और काम करके दे दिया। क्योंकि हर एक समय में आपको उसके ऊपर में अटेंशन देना पड़ेगा, और आपको टाइम टू टाइम उसका ड्राइंग का साथ सब्जेक्ट को भी चेंज करना पड़ता है, आपको क्या करना है, कितना वेट उसमें कैरी करेगा। और वेट की जो आपको बात मैं है, बताऊं, जी। हमारे इंडिया के एक बड़ा स्कल्पचर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आज हजारों लाखों करोड़ों आदमी उस स्कल्पचर को देखते हैं। जब उसको बनाया गया था, उसको एक काउंटर पार्ट क्रिएट किया गया था।
एक बड़ा सा हम बात कर रहे हैं, अगर गलत नहीं बोले तो हावड़ा ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों हाँ, हावड़ा ब्रिज देखा हुआ है। दोनों यस। तो दोनों पिलर खड़ा करके और दोनों तरफ से स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया गया। जब एक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ रहा तो उसका काउंटर पार्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उसको देते गया, देते देते बीच में जाके ज्वाइंट हुआ। तो उस समय इसका बीच का ज्वाइंट जो है वो जीरो काउंटर पार्ट में जीरो था, ठीक है। अब उसके बाद ज्वाइंट करने के बाद पूरा स्ट्रक्चर को खोला गया था। और ये हमको लगता है इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम लोग हावड़ा ब्रिज को स्कल्पचर के एंगल से देखें तो हमारे ख्याल से गलत नहीं होगा कि इंडिया में सबसे बड़ा स्कल्पचर अगर माना जाए तो हावड़ा ब्रिज है, जो आज भी लाइव है और उसको यूज किया जा रहा है। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो ब्रिटिश शासन काल में हुआ था ना, क्योंकि ये तो मैन वहीं पे आके रुके थे कोलकाता में, तो उस टाइम पे ये हाँ ब्रिटिश टाइम में जब हुआ था ये हावड़ा ब्रिज। हाँ ब्रिटिश टाइम में हुआ था। हाँ सर, वन हाँ, मिनट ये- वन हाँ मिनट हाँ पवन जी कुछ बोल रहे थे, आप बताइए। उसका स्कल्पचर एक बंगाली थे, राजेंद्र मुखर्जी, उसका जो डिजाइन करने वाले डिजाइन करने वाले इंजीनियर एक ये रांची का कोई बंगाली पार्टी थे, था, राजेंद्र रांची का कोई मुखर्जी। कंपनी था, उसने किया है ये काम। वो कंपनी था, बट ही इज द डिजाइनर एंड इंजीनियर राजेंद्र अच्छा मुखर्जी, जिनके जिनके वाइफ के राजेंद्र द्वारा मुखर्जी। बनाया हुआ है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स लेडी रानू मुखर्जी। ओ माय गॉड, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सर उपाधि दिया था, जिसके लिए उनको सर राजेंद्र मुखर्जी कहा जाता है। ही इज द डिजाइनर ऑफ आल्सो विक्टोरिया मेमोरियल एंड निजाम पैलेस। अच्छा, तो आपको मालूम है स्कल्पचर का हावड़ा ब्रिज के बारे में अगर बात करें तो मुझे कहीं बताया था कि उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो रांची में बना था और उसको लाके कलकत्ता में उसको इंस्टॉल किया गया था। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है उसका जो मीटर है जिससे मेजरमेंट किया था, सेम टेप से वहां जो मेजर किया गया था यहीं पर एक ही टेप में उसको काम किया गया था। तो क्योंकि अगर उसका मिलीमीटर का भी डिफरेंस हो तो मिलेगा नहीं, वो काफी काफी सेंसिटिव काम था। और हमको लगता है कि आज भी इंडिया में उसका टक्कर लेने वाला कोई काम है नहीं। हावड़ा ब्रिज का स्कल्पचर में हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज बना है। हाँ, वो टोटली इंजीनियरिंग आर्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और उसमें कोई वेल्डिंग भी नहीं हुआ है, सारे रिपीटिंग में काम हुआ है, हाँ, क्योंकि नेटवर्क सिस्टम वेल्डिंग पूरा। उसमें रहता नहीं है। अभी आप लोग वही बात है कि तुम्हारा कुछ जैसे कहना है? और हाँ, मतलब इसी तरह से अगर अपन कोई स्कल्पचर बनाएंगे और वो जरूरी नहीं कि वर्टिकल सीधा ही खड़ी पोजीशन में, अगर वो 90 डिग्री पे झुका हुआ है या पैर उसका घुटना मुड़ा हुआ है तो वहाँ पे अगर नटबोल्ट सिस्टम कर देंगे ना तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, क्योंकि ऊपर का पूरा वेट उस नी पॉइंट पे आने वाला है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है इसमें। इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क करने के साथ। हंसराज जी, आप ये वीर क्ले में हो भी तो गया। काफी अच्छा काम कर रहे हैं ना? जी, क्ले में। क्ले में क्ले में अक्सर मैंने लाइव पोर्ट्रेट मैंने ज्यादा बनाए हैं, मतलब फोटो वगैरह जो मार्केट में जो बनाते हैं मैं उसमें नहीं करता ज्यादा, लेकिन लाइव पोर्ट्रेट मुझे जब डेमोस्ट्रेशन के लिए इनवाइट किया जाता है तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ जगह पे है, एक ये मार्सला करके है जो ब्राजील से एक लड़की है, ये मुझे मेरे घर पे एक राजस्थानी स्टूडियो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन पूरा मेरे विजिट करने आए थे तो यहीं पर मैंने इनका 1.5 से 2 घंटे में बनाया था पोर्ट्रेट। और लेकिन चैलेंजिंग बात है कि इनके एक्सप्रेशंस बार बार में चेंज हो रहे थे, क्योंकि इनकी तरफ देखते हैं तो इनका स्माइल करना, बात करना, तो उनको थोड़ा समझाना रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और कॉन्सेंट्रेट करना एक आर्टिस्ट का क्ले के साथ उनका पोर्ट्रेट फेस को एक्सप्रेशन को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2 घंटे में इसको बनाया जैसे भी है। और एक भेड़ भी आप देख रहे हैं, शिप मैंने बना रखी है, एक म्यूजियम के लिए मैंने एक वर्क किया था, तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी फोटोज रख दी कि ये मारवाड़ी शिप है, ये पाटनबाड़ी है, ये नागौरी है, तो ये बड़ा मुश्किल होता था कि नहीं ये तो इससे मिल नहीं रहा है, इसके कान चेंज है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बोला कि सर आप एक शिप को यहाँ पर लाके बांध दीजिए, उनको चारा डाल दीजिए, मैं उसको दे के बना दूंगा। तो ये ओरिजिनल शिप उन्होंने मेरे सामने बांध दी थी और मैंने उसको 2 दिन का जो भी समय था फिर मैंने बनाया। तो लाइव को पोर्ट्रेट या लाइव स्टडी करने का थोड़ा मेरा ज्यादा हो रहता है। एक्चुअली क्ले मॉडलिंग
मॉडलिंग करने किसी को लाइव बैठा के काम करना एक हाँ। सही मायने में काफी चैलेंजिंग काम है। मैं जी हमारे साथ गोपाल नस्कर है। गोपाल नस्कर भी क्ले में काफी अच्छा काम करते हैं। गोपाल जी, आप है क्या? हाँ, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ, गोपाल जी आपसे थोड़ा सा सुनने चाह रहे क्ले मॉडलिंग के बारे में, और हमारे आशीष दा तो है ही है, उनसे भी मेरा सवाल रहेंगे क्ले मॉडलिंग के बारे में। तो सर को जितना काम मैं देख रहा हूँ वो तो आउटडोर में है। मुझे तो अच्छा लगा। इंडोर में काम ज्यादा नहीं देखा इस डिस्प्ले में। और इंडोर में काम हो नहीं, बोंच का भी तो- काम कर रहे हैं, काफी अच्छा काम हाँ। कर रहे हैं। तो हेलो, हाँ, बोंच में काफी काम किया है, जो छोटा छोटा काम है एक्चुअली ऊपर डिस्प्ले नहीं हुआ है अच्छा, ब्रोंच में। ठीक है। अक्षय जी, आपके पास ब्रोंच का काम का है क्या? शॉट है, रेडी है? No, Dada, that is not नहीं, included. कोई बात नहीं। वो ब्रोंच में भी काम किया है। तो और आशीष दा, काम तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि होल साइट इम्पोर्टेंट है वो काम के लिए। क्योंकि मैं आउटडोर में जो मतलब मिट्टी का और हेलो, हेलो, हेलो गोपाल, आप लाइन में है? हाँ, आपके क्ले मॉडलिंग का कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास आया है। आपने डिफरेंट फॉर्म में इसको काम किए थे, काफी अच्छा लगा। हंसराज, आप लाइन में है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, आपका कुछ काम हम लोग देख रहे हैं अभी धीरामाट ये में, जिसमें आपने क्ले में काफी अच्छा काम किया है। तो इसको क्ले में करने के बाद क्या आप इसको टेराकोटा भी करते हैं क्या? बांध नहीं, करते हैं क्या? ये जो पोर्ट्रेट वगैरह जो आप देख रहे हैं ये अपन ट्रांसफर करते हैं इनको। कुछ ब्रोंज में बने हैं, कुछ फाइबर में बने हैं, कुछ कंपास से स्टोन में भी उतारे गए हैं। तो स्टोन, फाइबर और ब्रोंज, ये 3 मीडियम है जिसमें ज्यादातर हमारे इधर ही वर्क होता है। और टेराकोटा तो का ब्रोंज पार्ट में भी अलग आप हो काम गया। करते हैं? ब्रोंज में कैसे हाँ, प्रोसेस ब्रोंज। करते हैं? ब्रोंज का बड़ा प्यारा टेक्निक है कि उसमें अगर कोई स्कल्पचर बनाना है तो स्कल्पचर बनाने के बाद में उसका पीस मोल्ड, रबर मोल्ड या वेस्ट मोल्ड लेना पड़ता है और फिर उसमें मेल्ट करना पड़ता है। वैक्स कास्टिंग होती है, वो 8 mm से लेके 9 से 10 mm, 8 से 10 mm की कास्टिंग होती है। फिर उसको बेकिंग सिस्टम होता है, फिर वो मेल्ट करके पीतल या ब्रोंज या जो भी उसको पिघला के भरना पड़ता है। वो लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मेरे स्टूडियो में मैं खुद अपने जो वर्क है वो मैं कास्टिंग करता हूँ। तो एक ब्रोंज का काम कितना दिन लग जाता है काम कंप्लीट करने में, एक असाइनमेंट? लगभग अगर लाइफ साइज अगर करेंगे तो 20 से 25 दिन, क्योंकि उसको क्ले में बनाना, मोल्ड लेना और फिर वैक्स में कास्टिंग करना, उसके बाद में फिर प्रोसेस जो मेल्ट करना, ब्रोंज वगैरह, ये सब 25 दिन लगभग 25 डेज लगेगा। तो मोल्ड आप रबर मोल्ड बनाते हैं? हाँ, रबर मोल्ड वहां जरूरत पड़ती है जहाँ पे टेक्निकल पार्ट है या डिटेलिंग वर्क है या बहुत डेप्थ वाला पार्ट है, तो रबर मोल्ड लेना रबर से। और सिंपल है, प्लेन कुछ एरिया है, तो फिर अपन उसको पीओपीसी भी उतार सकते हैं, क्योंकि ये 2 चीजें हैं जिससे अपन वैक्स कास्टिंग कर सकते हैं। अपन फाइबर का मोल्ड नहीं उतार सकते हैं, फाइबर में वैक्स कास्टिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैक्स को भी गर्म करके उस पर कोटिंग किया जाता है ना, तो फिर वो फाइबर खराब हो जाएगा। तो पीओपी और रबर मोल्ड, रबर भी सिलिकॉन होना चाहिए तब एक्चुअली जाके रबर वो। सिलिकॉन मोल्ड होता है जी, और फिर उसको। वो कोरिंग सिस्टम होता है, ये जो रबर क्या होलो प्रोसीजर हॉट होता है। करके करते हैं ना, कोल्ड वाला करते हैं? जी, ये जो मोल्ड बनता है ये गला के बनाते हैं ना, जस्ट पेस्ट की तरह लगा लगा के किया जाता है? नहीं, रबर का पेस्ट आता है, उसमें हार्डनर आता है, वो हार्डनर की क्वांटिटी के हिसाब से मिलाया जाता है। अगर गर्मियों का टाइम है तो वो जल्दी सेट हो जाएगा, सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा समय लेगा। तो हार्डनर की क्वांटिटी भी डिपेंड करता है कि आपका जो टाइमिंग है 5 मिनट में सेट होना और कितना एरिया आपको रबर में कवर करना है, तो 5 मिनट के हिसाब से हार्डनर मिलाएं और फिर अपन वो कवर करें डाई वाला जो पार्ट है मोल्ड। जैसे हम लोग पेरिस में बनाते हैं वैसे ही?
हाँ, पीओपी तो एक जैसा होता है, क्योंकि वो तो 10 मिनट तो लेगा ही नहीं लेगा, नहीं, 5 से 10 मिनट रबर का लगाएंगे। आपको लिक्विड फॉर्म में आता है, जस्ट उसको ब्लॉकिंग करके डाल दिया जाता है ही ना। हाँ, वो लिक्विड फॉर्म में आता है। 1-1 लीटर के भी डब्बे आते हैं, बाल्टी भी आती है पूरी पैकिंग 5 से 10 लीटर की। तो वो उसमें हार्डनर थोड़ा थोड़ा मिला के और फिर वो अपन रबर की कास्टिंग करते हैं। वो अलग अलग पार्ट में होगा और सिंगल पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि मतलब कि पूरा राउंड ले लें, हाफ हाफ करके लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर रबर ऐसी गिरने का है डर है। सुविधा है कि वो खोलते समय वो फ्लेक्सिबल है बोल के इजीली निकल जाता है, बारिश में उसमें नहीं हो इजीली पाए। निकल जाता है वो। हाँ। हाँ, और वो खींच के हेलो निकाल सर। सकते हैं और वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा रबर। हेलो सर, एक्चुअली में मेरा कुछ क्वेश्चन था। हाँ मेरा बोलिए नाम मनोज अनुज जी। कुमार। हाँ, मेरा नाम अनुज कुमार मल्लिक है। मैं बीएफए का पढ़ाई कर रहा हूँ। स्कल्पचर डिपार्टमेंट मेरा स्कल्पचर है। तो एज ए स्कल्पचर मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं फ्यूचर में स्कल्पचर ही बनना चाहता हूँ, तो काम करते वक्त मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? मतलब मीडियम हो गया या कुछ भी, मतलब तो किन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा काम करते वक्त? अनुज भाई, आपको एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, स्केचेस करना जी बहुत सर। जरूरी है। जितना स्केच कर सके और लाइव, नॉट कॉपी वर्क। कॉपी वर्क की तरफ तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, कि आप जितना लाइव जी करेंगे सर। अच्छा है। स्टडी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक पोर्ट्रेट बनाना है तो स्कल्प बनाना पहले बहुत जरूरी है। आई सॉकेट्स क्या होता है, नोजल बोन क्या होती है, ये सब जो चीक बोन, ऐसा। तो एक्सपेरिमेंट करो जी। एक्सपेरिमेंट जितना करोगे आप मीडियम को भली बातें समझेंगे, और जो आपका कॉन्शियस जी माइंड सर। कहता है, जो आपने अब तक की जर्नी जी है, जो आपके इंटरेस्टिंग जो मोमेंट है, वो आप उनमें दिखाएं। जो आप हो वो अपने काम में दिखाएं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया जी सर। कि वही आर्ट होती है, उन्होंने कुछ बोल दिया वो आर्ट होती है। आप खुद ट्रेवल करेंगे, खुद डिस्कस करेंगे, विजिट करेंगे, जितना रीड करेंगे, जितना पढ़ेंगे, आप खुद ही अपने आप में बन जाएंगे, वो आपके काम में दिखेगा। जी सर, मतलब जितना ज़्यादा स्टडी मैं कर सकता हूँ अभी फिलहाल, मतलब मेरे बीएफए में बेसिकली स्टडी और पढ़ाई। एक्सपेरिमेंट। जी सर। अनुज जी बेसिकली आप जब एज ए स्टडी वर्क अगर बात करते हैं तो जी बेस्ट सर। है कि क्ले मॉडल के ऊपर में, क्ले मॉडलिंग के ऊपर में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, क्योंकि स्टडी के लिए क्ले इज द बेस्ट मॉडल है। जब आप क्ले में कंफर्म हो जाते हैं, आप एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, आप उसका बाद कोई भी मॉडल मीडियम में आप काम करने के लायक बन जाते हैं, क्योंकि क्ले इजी मूवमेंट है, और उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और एक क्ले में आप 2 घंटे में भी जी एक सर। फिगर बना सकते हैं, लेकिन पत्थर में करने जाएंगे तो 10 दिन लग जाएंगे, या लकड़ी में करेंगे तो वो भी वही चीज है। तो एक्सपेरिमेंटल जॉब बेस्ट है कि क्ले में करना। आप जितना ज्यादा क्ले में काम करते रहेंगे, आपका हाथ का बैलेंस आएगा, आप अपना समझ में आएंगे, और उसके बाद आप पत्थर बोले, जो भी बोलिए, जो भी मॉडल में काम करेंगे, आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। बट आपका जैसे जी सर। हंसराज जी ने बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट आपको करना है, काफी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ड्राइंग तो एग्जैक्टली सर। डेफिनेटली करना पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट और कोई है? चलिए, हंसराज जी एक चीज जरा बताइए, आपने ब्रोंज में काम किए हैं, पत्थर में काम किए, क्ले में तो करते ही रहते हैं, थैंक यू सर। जंग में भी काम कर रहे हैं, तो आपको कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है? सर सच बताऊं तो मैं सभी मीडियम में कंफर्ट हूँ। मैं तो एंजॉय करता हूँ, जो भी मीडियम मुझे मिल जाए मैं उसमें एंजॉय करता हूँ। मतलब ब्रॉन्ज की अपनी ब्यूटी है। ब्रॉन्ज बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, मजबूत है, और है उसमें काफी सारी पॉसिबिलिटी है। पतीना होता है, ग्लोसिंग, उसमें एक पूरा वो क्या कहते हैं इसमें, बफिंग पॉलिश, चमकीला जो है वो पार्ट भी निकाल सकते हैं। स्टोन स्टोन भी अपने आप में बड़ा प्यारा मीडियम है, स्टोन में भी काम करना बड़ा पसंद है। लेकिन जंग में मुझे ज्यादा पसंद है। जंग में मैं कंफर्ट ज्यादा रहता हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू इसी में काम कर रहा हूँ, और मेरे जो कॉन्सेप्चुअली जो एक प्रोसेस जो मेरा वर्क है करने का, वो लार्ज स्केल, मतलब थोड़ा लार्ज स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो वो जंग में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं बड़े से बड़ा और एक्सटीरियर के हिसाब से वर्क करूँ। जंग मुझे ज्यादा कंफर्ट है। आपका जवाब बड़ा मजेदार क्वेश्चन रिप्लाई था। बात सही है कि हर मीडियम आपके लिए प्यारा है, बेटा समान है, तो आपने हर मीडियम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बट हर एक के लिए एक बात तो सही है कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर मीडियम उनके लिए बड़ा कंफर्टेबल होता है। आपका जो काम होता है क्या ज्यादातर असाइनमेंट वर्क होता है, या आपका क्रिएटिव वर्क है?
आप क्या चीज के ऊपर में हाँ। डिपेंड करते हैं, कस्टमर्स के ऊपर में, अपना क्रिएशन के ऊपर में? सर अक्सर तो ये होता है कि अभी तो खैर कोविड का टाइम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल समय है। बाकी तो हमारी जो जर्नी है कैंप, सिंपोजियम और ये सब आर्ट वर्क क्रिएशन करने में निकल जाता है। तो उसमें आर्टिस्ट का फ्रीडम होता है कि जो आर्टिस्ट को करना है, जो आर्टिस्ट है वो उसके काम में नजर आए। तो मैं तो अपना खुद का क्रिएशन करने में ज्यादा सहमत होता हूँ। और कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं कि बनाए जाते हैं किसी के दूसरे के लिए, लेकिन उनको हम सजेस्ट करते हैं कि ये इस जगह के लिए ये ज्यादा बेटर है सब्जेक्ट और मीडियम, कि आप इसमें बनवाएं। ऐसा अभी जैसे आपने केमल ही बनाया, तो वो केमल जो देखा है, तो ये जंग में ठीक हमने किया मेटल स्क्रैप में, और ये एक्सटीरियर के हिसाब से किया। तो वो सब फ्रीडम था सभी कलाकारों का, मेरा भी फ्रीडम था, तो मैंने केमल बनाया। कोई प्रेशराइजर, कोई प्रेशर नहीं था किसी के ऊपर कि कोई प्रेशराइज करे किसी को कि आपको नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसा करना है, दौड़ता हुआ बनाना है या बैठा हुआ बनाना है या अलग पोज करना है, कुछ नहीं। क्योंकि वो सब नहीं, एक सब्जेक्टेड चीज है, कलाकार अपना। एक चीज है, जैसे आपका कहना है बड़ा मजेदार है कि जब आपको कोई असाइनमेंट वर्क मिलता है, नहीं, जब पहले आपको कोई कैंप में या सिंपोजियम में कहीं पर होता है, तो वहां अपना क्रिएशन को दिखाने को आपको मौका मिलता है, जहां आप अपना दिल से काम करते हैं। लेकिन आप जब स्टूडियो में काम करते हैं, उस समय आप असाइनमेंट वर्क में जब रहते हैं, तो वो कस्टमर के ऊपर में डिपेंडेंट होना पड़ता है। हाँ, कई कस्टमर बार के थोड़ा ऊपर आर्टिस्ट में लोगों के लिए। डिपेंडेंट होना पड़ता है, मतलब है एग्जैक्टली कस्टमर जो चाहता है वो आपको करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आर्टिस्ट जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास बाउंडेड है। हमारा फ्रीडम जो है वो कस्टमर के ऊपर में है। ये सही बात है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में इंटीरियर और आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, आर्ट बायर्स, अगर वहां पे अगर कलाकारों का सच्चा क्रिएशन पहुंचे ना, तो शायद वो लोग है ना आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे कि जो हमें चाहिए आप वही बनाए। वो ये मानेंगे कि आपका क्रिएशन हमें चाहिए, तो उसकी डिमांड होगी। और वो सच्चा क्रिएशन कलाकार का वहां कैसे पहुंचेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई सिंपोजियम या कोई कैंप हो या एग्जीबिशन हो, तो आप इंटीरियर्स को एक लिस्ट होनी चाहिए, हमारे बायर्स की लिस्ट होनी चाहिए। उनको इन्वाइट ही नहीं करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इन्वाइट क्यों नहीं करते हैं। एकेडमीज की बात देखो, वो एक गैलरी बुक करते हैं कई कलाकार, लेकिन वो बुलाते क्यों नहीं है? जबकि उनके पास लिस्ट होनी चाहिए, इंटीरियर्स की लिस्ट होनी चाहिए, आर्किटेक्ट की लिस्ट होनी चाहिए, जो जो बहुत क्रिएटिव जो आर्किटेक्ट है, जो क्रिएटिव जो आर्ट लवर्स है, आर्ट बायर्स है। अगर उनको बुलाया जाएगा उस जगह पे, तो वो कलाकारों का ही क्रिएशन खरीदेंगे। बेचारा को उनको नहीं बुलाते हैं, तो क्या करते हैं कि वो फिर कंप्यूटर से फ्लेक्स डिजाइन निकाल के लगाते हैं कि हमारे वॉल पे ये लगा दो। और आर्टिस्ट करेगा क्या? आर्टिस्ट का वो अपना क्रिएशन नहीं पहुंच पाता है वहां पे। ये थोड़ा सा ये एकेडमीज को सोचने की जरूरत है। आर्टिस्ट तो क्या करेगा? आर्टिस्ट क्रिएशन कर सकता है, आर्टिस्ट बाहर को नहीं पकड़ सकता। आर्टिस्ट का काम क्रिएशन करने का है। एकेडमीज का लेकिन इनका लेकिन जरूरी है किसको, कि कितने को मौका मिलता है क्रिएट करने का? क्या मैं बाकी लोगों से एक सवाल रख रहा हूँ कि आर्टिस्ट फ्रीडमली अपने काम कर पाते हैं क्या? प्रबोध, प्रबोध, प्रबोध जी है आप? नहीं, ठीक है, चलिए। किसी को इस अगर विचार, आर्टिस्ट है तो उसको फ्रीडम जरूरी है काम करने के लिए। लेकिन हमारा ख्याल से आर्टिस्ट को फ्रीडम मिलना हमारा ख्याल से बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। नहीं तो फिर वो आर्टिस्ट क्या फायदा, उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है जी? उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। इंडियन कंटेम्प्रेरी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा अगर वो अपना क्रिएशन ही नहीं कर पाएगा, फ्रीडम नहीं है तो? इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, वो करना चाहिए। फिर तो कमाना तो कुछ भी काम करके कमा लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी लगी आज की बात। हमारे किसी कलाकार दोस्त को अगर कोई सवाल है, कुछ बातचीत है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हंसराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे जितने भी कलाकार दोस्त हैं, सबको मेरे तरफ से, आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर तथा धीरम के तरफ से धन्यवाद। और खास तौर पर आपको तो जरूर हम धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना बिजी समय हम सबको दिए और अच्छी डिस्कशन चलते रहे। और अक्षय को मैं जरूर हमारा दिल से स्वागत करूंगा और धन्यवाद दूंगा छोटे भाई होने के नाते। और उम्मीद करूंगा इस तरह का प्रोग्राम को आगे बढ़ा के चले, और ये काफी बड़ा काम कर रहे हैं और हम कलाकार के तरफ से उनको मैं हमेशा सहयोग करते रहूंगा, ये वादा के साथ आज हमारे प्रोग्राम को यहीं पर
खत्म कर रहे हैं। अगला शनिवार किसी और कोई शख्सियत के साथ आप सबको मिलेंगे। शुभ रात्रि और